Hello, welcome to the Cartography IS, a revolution in Indian education. I am Kirti, and in this lecture we are going to continue with the series that we have begun. This is Environment Question Series 6. Before starting, I want to let you know that the Cartography IS use a unique technique, that is book to map technique. इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा and your whole syllabus will be covered through the map. We use your photogenic memory so that you will able to use your remembering power more and you have to mug up less the things. कार्टोग्राफिया IS आपके लिए यूपीएससी पंचामृत स्टडी नोट्स लाया है which provides you a written guarantee of 30 question. Also, we have begun with a UPPCS 60 days crash course which provides you a written guarantee of 90 questions. So hurry up, join this course and don't be late and reap the benefit of this amazing program. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन also known as the ozone depleting substance are used as. First option is in the production of plastic foams, second is in the production of tubeless tires, third is in the cleaning certain electronic components and fourth is as pressurizing agent in aerosol cans. Which of the following statement given above is are correct? ठीक है, इसमें पूछा गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, इसमें से किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो इसका सिंपल सा देखना पड़ेगा। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, वो जनरली हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, तो एक ही कूलिंग इफेक्ट देता है, तो ये तो हम कह सकते हैं कि ये प्लास्टिक फोम्स में यूज़ होता है। ट्यूबलेस टायर्स नो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को क्लीन करने के लिए भी यूज़ होता है। तो जो CFC है जो ओजोन को डिप्लीट कर रहा है, ठीक है, ये क्लीनिंग एजेंट भी है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का। एट द सेम टाइम हमें ये तो पता है कि रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग इफेक्ट देने के लिए CFC गैस यूज़ होती है, और इसके साथ साथ ये एरोसॉल जो कैंस होते हैं उसमें भी प्रेशराइजिंग एजेंट है। ठीक है, इसके लिए भी ये प्रेशराइजिंग एजेंट्स होते हैं जो कैंस होती हैं उसमें। तो आंसर विल बी 1, 3, 4, दैट इज C। ठीक है, करेक्ट। थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो नॉन टॉक्सिक और नॉन फ्लेमेबल मतलब जिसमें आग नहीं लगती, फायर नहीं लगता, तो ये ना टॉक्सिक है नॉन फ्लेमेबल है। बस ये हमारे जो ओजोन होती हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती है रेडिएशन से, उसको डिस्टर्ब करता है, उसको डैमेज करता है। तो दीज आर द केमिकल्स कंटेनिंग आइटम्स ऑफ क्लोरो में क्या होगा, क्लोरो मतलब क्लोरीन, फ्लोरो मीन्स फ्लोरीन एंड कार्बन दैट इज कार्बन। तो ये CFC इसी से बन के बना है। तो ये किस चीज़ के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है, एरोसॉल स्प्रे के लिए, ब्लोइंग एजेंट है फोम्स के लिए, देन पैकेजिंग मटेरियल है, डीग्रीजिंग एजेंट है, एट द सेम टाइम क्लीनिंग एजेंट है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए, और हम सॉल्वेंट एज ए रेफ्रिजरेटर यूज़ भी करते हैं इसको। तो समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए, इन द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, the increasing amount of carbon dioxide in the air is slowly raising the temperature of atmosphere because it absorbs. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो जो इंक्रीज हो रहा है, इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके रीजन क्या है इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए? तो पहला ऑप्शन दिया गया है वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटेन्स इज हीट, second is the UV part of the solar radiation and third is solar radiation and fourth is infrared part of the solar radiation. देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, इसका मेजर फैक्टर क्या है, ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है इसको एस्केप नहीं करने देता, इसको ये हमारे यहाँ से एस्केप नहीं करने देता, बिकॉज ऑफ दैट कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है इट कीप्स ऑन गोइंग इंक्रीजिंग बट स्लोली इट इज इंक्रीजिंग। तो आगे देखते हैं। The increasing amount of carbon dioxide in the air is slowly raising the temperature of atmosphere because it absorbs the infrared part of the solar radiation. तो जो infrared radiations होती हैं, the radiation that we getting from the sun, उसमें से जो इंफ्रारेड होती है ना उसको अब्जॉर्व कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमेशा याद रखना। एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेनी है कि इसका इफेक्ट इस पे ऐसा होगा। अगर आप केमिस्ट्री से बिलोंग नहीं करते तो कुछ चीज़ें आपको बस याद करनी है, बाकी उसके अलावा सारे आपके लिए कॉन्सेप्चुअल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को अब्जॉर्व कर लेती है, और जैसे ही रेडिएट रेडिएशंस अर्थ से एस्केप नहीं कर पाती अगेन टू स्पेस, तो क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बट स्लोली। ठीक है, among greenhouse gases only water vapor has the ability to absorb both incoming UV and outgoing infrared radiation. तो जो हमें सन से पता है, हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना UV रेडिएशन
वाला, बिकॉज हमको अगर सनलाइट सामने से डायरेक्टली आती है तो वो हमारी स्किन में कोई स्किन कैंसर भी कर सकती है और वैसे भी स्किन को डैमेज करती है, ठीक है। अगर कोई एक्सट्रीम लेवल हो जाए तो स्किन कैंसर हो सकता है, पर नॉर्मल लेवल पे अगर यूवी रेडिएशन हमारी स्किन पे फॉल हो रही है कंटिन्यूसली तो उससे हमारी स्किन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनमें से सिर्फ वाटर वेपर जो है वो इनकमिंग यूवी रेडिएशन होती है, सन से जो हमारे अर्थ में एंटर कर रही होती है यूवी रेडिएशन, उसको भी अब्जॉर्ब करता है, और जो बाहर वापस अर्थ से जा रही होती है स्पेस में रेडिएशन, दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन, उसको भी अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का हमने देखा कि बस वो आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, तो दिस पार्ट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। कल मैंने आपको बताया था एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन सी गैसेस मेजर होती है। आई वॉन्ट यू आंसर इन द कमेंट सेक्शन, बताइए। कल मैंने आपको बोला था ये याद करके रखना, और मैंने आपको लिस्ट भी दी थी कि ये AQI जो गैसेस, AQI में कौन कौन सी गैसेस का मेजरमेंट किया जाता है टू मेजर द क्वालिटी ऑफ एयर। ये AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये किसने डेवलप किया था, मैं एक हिंट देती हूँ, IIT कानपुर। तो आप मुझे बताइए कि AQI में कौन कौन सी गैसेस मेजर करी जाती है टू मेजर हाउ द एयर इज क्लीन। फाइन, अभी हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस हमें पता है ये क्या होती है, जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही होती है कंटिन्यूसली। तो पहले हमने देखा वाटर वेपर इज वन ऑफ देम, इसमें 6 गैसेज हैं, तो इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, ये हर साल पूछा जाता है, हर किसी ना किसी स्टेट PCS में या UPSC में आपको इस से क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। तो पहला है वाटर वेपर H2O, जो अभी हमने देखा कि जो इनकमिंग यूवी रेडिएशन से एंड आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशंस दोनों को ही अब्जॉर्ब करता है और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड जो आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करता है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ओजोन, ठीक है। तो ये सारी 6 गैसेस याद रखना जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं बिकॉज ऑफ दैट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन एक्टिविटीज इन द रिसेंट पास्ट हैव कॉज्ड द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, बट अ लॉट ऑफ इट डज नॉट रिमेन इन द लोअर एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ। हमने रिसेंटली देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, जिसका अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो लोअर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा टाइम तक रहता क्यों नहीं है, इसका रीजन पूछा है। इट्स एस्केप इनटू द आउटर स्ट्रेटोस्फेयर, the photosynthesis by the phytoplankton in the oceans, the trapping of air in the polar ice caps। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से रीजन है। देखो, इस escape into the outer stratosphere, this is not the answer। अब phytoplankton क्या होता है, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे हमें लैंड पे प्लांट्स दिखते हैं वैसे ओशन पे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फूड का फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइक अ प्लांट ओनली, जो ओशंस में होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, इसको फाइटोप्लैंक्टन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन करते हैं, तभी हमें ओशंस को, मरीन लाइफ को, जो मरीन होता है, ओशंस होते हैं, सीज होते हैं, इसको हम कार्बन सिंक भी कहते हैं। इसमें जाके कार्बन जाके डिपॉजिट हो जाता है, तो हम जो एक्सेसिव कार्बन का एमिशन कर रहे हैं वो जाके ओशंस में भी डिपॉजिट होता है, सीज में भी जाके डिपॉजिट होता है। तो जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, प्लांट्स होते हैं ओशंस में भी, दे आर ऑल्सो अब्जॉर्बिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। फाइन, तो मतलब सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है। तो इसमें से हमारे को कौन सा ऑप्शन हटाना है, बस डी हटाना है। अभी हमारे पास A, B और C है। थर्ड ऑप्शन इज द ट्रैपिंग ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप्स। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वैसे एक हमारा कार्बोनेट्स होता है। जो कार्बोनेट्स होता है ना, वो इजीली लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो नहीं कर रहा होता। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, वो इजीली मूव नहीं कर रहा होता एटमॉस्फेयर में, वो जाके आइस के ऊपर या पोलर आइस कैप्स पे डिपॉजिट हो जाता है। उस केस में क्या होता है, जब समर्स होते हैं, जब वार्म समर्स होते हैं, तब आइस मेल्ट करने लग जाती है। तो मेल्ट करने के टाइम पे ये कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने लग जाता है। विंटर्स के टाइम पे तो ये डिपॉजिट हो जाता है आइस कैप्स पे, पर समर के टाइम पे जब ये मेल्ट होता है तो इट गेट रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड और ये डिजोल्व हो जाता है। तो इससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्ट करने के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन हो जाता है, वो डिजोल्व हो जाता है, जिसके कारण वो एटमॉस्फेयर से रिमूव हो जाता है। तो हमने देखा 2 रीजन थे, एक तो था ट्रैपिंग ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप्स और सेकेंड था फोटोसिंथेसिस बाय द फाइटोप्लैंक्टन इन द ओशंस। तो आंसर इज C, 2 and 3 ओनली। समझ में आया, करेक्ट। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट इज, रिसेंटली ऑयल ज़ैपर वाज इन द न्यूज़,
व्हाट वाज इट, ठीक है। इसमें से पूछा है कि ऑयल जैपर क्या है। देखिए ऑप्शन देखते हैं पहले। इट इज़ एन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर द रेमिडिएशन ऑफ ऑयल स्लज एंड ऑयल स्पिल्स। Second is the latest technology developed for undersea oil exploration. Third is genetically engineered high biofuel yielding maize variety. And fourth is it is the latest technology to control the accidentally caused flames from the oil wells. तो पहला इसने पूछा है, देखिए ऑयल जैपर क्या होता है ना, ये एक मिक्सचर है 5 डिफरेंट बैक्टीरिया का, ठीक है, जो मूव नहीं करते, इमोबलाइज रहते हैं, ठीक है, मूव नहीं करते, और मिक्सड विद द कैरियर मटेरियल सच एज कॉर्न कॉब, ठीक है। अब देखिए 5 बैक्टीरिया हैं जो पाउडर होता है, कॉर्न कॉब होता है, उसके साथ मिक्स होते हैं। तो ये जो 5 बैक्टीरिया होते हैं इनको हम ऑयल जैपर कहते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये खाते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को। तो जैसे ही अगर ओशन के ऊपर या सी के ऊपर सपोज करो ऑयल गिर गया, पेट्रोल डीजल गिर गया, तो पेट्रोल डीजल इज अ हाइड्रोकार्बन। तो जैसे ही ऑयल जैपर अगर ये बैक्टीरिया हमने उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया ओशियंस के ऊपर, सीज के ऊपर, जहाँ पे ऑयल स्पिल हो चुका है, ऑयल फैल चुका है, तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको खा लेंगे, ठीक है। इसके अगेन इसके साथ क्या होगा कि हमारा जो ओशन है, सी वाटर है, वो वापस क्लीन हो जाएगा। देखिए ऑयल हम ज़्यादा टाइम तक अगर हमने ओशन पे रख लिया ना, तो उसके जो नीचे, ठीक है, सपोज करो ये लेक है, उसके ऊपर वाले सरफेस पे तो ऑयल गिर गया, अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसका ट्रीटमेंट नहीं करा, तो नीचे जो अदर मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएंगे। साथ ही साथ जो ओशन में अदर मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिशेज होती हैं, अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी इसको कर नहीं पाएंगे, वो भी उनको भी अपना बेसिक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज ऊपर वाली लेयर पे ऑयल है और ऑयल अलाउ नहीं कर रहा है ये एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द वाटर बॉडी। बिकॉज ऑफ दैट ये ऑयल जैपर लगाया जाता है, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ 5 बैक्टीरिया जो हाइड्रोकार्बन्स को ईट खा लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन इज this A. It is an eco-friendly technology for the remediation of oil sludge and oil spills. Next question is consider the following statements. Then first is oxide of hydrogen, second is oxides of nitrogen and third is oxide of sulfur. इसमें से एसिड रेन क्या कॉज करता है, एसिड रेन किसके कारण होता है, ठीक है। देखिए तीनों चीज़ों के कारण एसिड रेन होता है, हाइड्रोजन के ऑक्साइड से भी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से भी और सल्फर के ऑक्साइड से भी, तीनों के बिल्कुल अच्छे से याद रखना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर तीनों के ऑक्साइड से एसिड रेन कॉज होता है। तो आंसर इज डी 1 2 3। कुछ चीज़ें केमिकल वाली चीज़ें हैं ना, मैंने आपको अभी कहा था एनवायरनमेंट में ही आपको गैसेस जैसे ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, लाइक ये मैंने बताया एसिड रेन में कौन कौन सी गैसेस होती हैं। साथ ही मैंने कल आपको बताया था कि अगर कोल को कंबशन करो तो उसमें से कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं। कल मैंने आपको बताया था कि स्टील इंडस्ट्री में कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं। कल हमने एक और AQI के बारे में देखा था कि अगर AQI मेजर करना है तो कौन सी गैसेस का मेजरमेंट किया जाता है। तो बस आपको एनवायरनमेंट में बस ये ही चीज़ें याद रखनी है कि कौन सी चीज़ से कौन सी गैस का एमिशन होता है, उसके अलावा सारा कॉन्सेप्चुअल है, उसके अलावा आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, बट आपको गैसेज याद रखनी पड़ेगी कि किसी भी कंपाउंड से कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं। फाइन, तो अगर एसिड रेन होगी तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फाइड के ऑक्साइड से होगी। Next question is excessive release of the pollutant carbon monoxide into the air may produce a condition in which oxygen supply in the human body decreases. What causes this condition? अब इसमें पूछा गया है कि अगर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड का दैट इज CO का अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर दिया तो उसके साथ क्या होगा, हमारी ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजन का रेगुलर सप्लाई होता रहता है वो कम हो जाता है। तो इसमें पूछा है इसका रीजन क्या है। ए ऑप्शन है व्हेन इनहेल्ड इनटू द ह्यूमन बॉडी कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू द CO2। सेकेंड ऑप्शन इज जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड का इनहेल करते हैं तो इट हैज़ मच हायर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन में कहा गया है कि अगर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लिया तो उससे क्या होगा, वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन। ठीक है, तीसरा है when हम कार्बन मोनोऑक्साइड इज इनहेल्ड तो इट डिस्ट्रॉयज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन। और चौथा ऑप्शन है द इनहेल्ड CO एडवर्सली अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में ये प्रॉपर्टी है कि जैसे ही अगर हम बॉडी में उसको इनहेल कर लेते हैं तो इसका रिजल्टिंग इफेक्ट क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड में उसके साथ अटैच कर जाता है।
फाइन, ये हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ अटैच कर जाता है और जो ऑक्सीजन फ्लो कर रही होती है पूरे बॉडी पार्ट्स में, हर जगह फ्लो हो रही थी, हर बॉडी ऑर्गन में फ्लो कर रही होती है, वहाँ से वो ऑक्सीजन को रिप्लेस करके कार्बन मोनोऑक्साइड वो अटैच कर लेता है हीमोग्लोबिन के साथ। फाइन, तो इसका ये रीज़न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अटैचेस विद द हीमोग्लोबिन एंड इट हैज़ मोर एफिनिटी रेदर देन द ऑक्सीजन टू अटैच विद द हीमोग्लोबिन। इसके कारण जैसे हम अगर देखते हैं कि रिसेंटली भी न्यूज़ में आ रहा था कि एक स्मॉल बेबी वॉज स्टक इन द कार, एक कार में वो अटक गया, ठीक है। उसके पेरेंट्स बाहर किसी ग्रोसरी शॉप में कुछ चीज़ें लेने गए थे, तो पीछे से जो स्मॉल बेबी था वो ही वॉज स्टक इन द कार, तो जब तक वो आए तब तक द बेबी वॉज गॉट डाइड। इसका रीज़न ये था कि वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड थी वो क्लोज्ड कार में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर गई थी, इकट्ठी हो गई थी, तो बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन वॉज अटैच्ड, तो उसके कारण दिस हैपेंड। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the context of mitigating the impending global warming due to the anthropogenic emissions of carbon dioxide, which of the following can be the potential site for the carbon sequestration? देखिए इसमें पूछा गया है कि कंटिन्यूसली हम जब ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करके, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके, तो इनमें से कौन सा जगह ऐसी है जहाँ पे हम कार्बन का सीक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब कार्बन को स्टोर कर सकते हैं। पहला है अबेंडेंट एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स, सेकेंड इज डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स एंड थर्ड इज सबटेरेन डीप सलाइन फॉर्मेशन। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? देखो अगर हम कोई ऐसा कोल माइंस है जो खाली पड़ा है, अगर हम उसको उसमें भी कार्बन को स्टोर कर सकते हैं, हम जो ऑयल और गैस रिजर्व्स है वहाँ पे भी कर सकते हैं ऑयल का, और जो सबटेरेन जो सलाइन फॉर्मेशंस होते हैं वहाँ पे भी कार्बन स्टोर हो सकता है। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। एक तो जहाँ से कोल आता है, कोल भी इज ऑल्सो हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ पे भी हम उससे निकाल सकते हैं, गैस रिजर्व से भी निकाल कर रख सकते हैं उसको कंजर्व करके, और साथ ही साथ हम सलाइन फॉर्मेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोरेज कर सकते हैं। तो आंसर इज डी 1, 2, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द एंटार्क्टिक रीजन हैज बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस होल। हमेशा न्यूज़ में देखते हैं ना कि एंटार्क्टिक वाला एरिया है, वहाँ पे हम कह रहे हैं कि ओजोन होल बन रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, कभी कहते हैं कि बिकॉज ऑफ हमने कार्बन फ्लोरोफ्लोरोकार्बन का कंजम्पशन अभी रिड्यूस करा है, तो उसके कारण दिस होल इज अगेन जो रिपेयर हो रहा है वापस से, बिकॉज वो पहले डैमेज हो चुका था क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा CFC का यूज़ किया था। अब कह रहे हैं कि हमने जैसे CFC का यूज़ रिड्यूस करा है, तो जो ये होल है ये अगेन रिपेयर हो रहा है। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो होल इंक्रीज हो रहा था उसका रीज़न क्या था। पहला है द प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सेकेंड इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट polar front and stratospheric clouds and inflow of chlorofluorocarbons, third is absence of polar front and stratospheric clouds and inflow of methane and chlorofluorocarbons, and fourth is temperature, increased temperature at polar region due to global warming। इसमें से कौन सा रीज़न है? देखो इसके लिए आपको ना इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को आपको आराम से अच्छे से समझना पड़ेगा। ये जो होल बन रहा है ना इसको ओजोन होल कहते हैं, ठीक है, जो एंटार्क्टिक रीजन पे बन रहा है। फाइन, ये किस लिए बन रहा है? इसके दो रीजंस हैं। देखो वैसे जो क्लोरीन होता है ना वो कोई हार्म नहीं करता, ठीक है, क्लोरीन वैसे कोई हार्म इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, पर अगर क्लोरीन को देखिए इसको समझते हैं इस तरीके से, जैसे अगर एंटार्क्टिक रीजन है बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर रहता है, विंटर्स के टाइम पे उसका टेम्परेचर और ज़्यादा लो हो जाता है, जिसके कारण पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है जिसको PSC कहते हैं, ठीक है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो क्लाउड्स होते हैं ना ये वेरी लो टेम्परेचर पे ही बनते हैं, तो ये जब क्लाउड्स बनते हैं तो ये क्या करते हैं, ओजोन का डिप्लीशन करते हैं, ओजोन को तोड़ते हैं, ठीक है, और ओजोन हमें वो हार्मफुल रेडिएशन जो सोलर हार्मफुल रेडिएशन होती है उससे बचाता है। अगर इसका होल इंक्रीज होता गया मतलब वो रेडिएशन अर्थ पे एंटर करेंगे, और ये जो रेडिएशंस होते हैं ये हमारे को काफ़ी स्किन कॉन्शियस डिजीजेस कर सकते हैं लाइक द स्किन कैंसर, तो इसको हमें बचाना ज़रूरी है। अब ये होता क्या है, जैसे ही ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बन गए तो इनको क्या चाहिए होता है, ये जो होता है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं, जब अगर ये CFC है, एमिशन करा हमने CFC का, अगर CFC जो लोअर एटमॉस्फेयर में ना
स्टेबल गैस होती है, यहाँ पे ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती। और ये अगर ये एस्केप कर गई लोअर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और ये स्ट्रेटोस्फेयर में अगर रीच हो गई, अगर ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स तक पहुँच गई, तो ये क्या करती है ना, अल्ट्रावायलेट जो लाइट्स होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं, ये क्लोरीन आइटम को CFC में क्लोरीन एटम को ब्रेक डाउन कर देती है। फाइन, जो क्लोरीन CFC है, तो CFC में जो क्लोरीन है इसको ये UV रेडिएशन ब्रेक डाउन कर देती है, और अगर ये फ्री क्लोरीन प्रेजेंट रहा तो ये डिस्ट्रॉय किसको कर देता है, ओजोन को। फाइन, तो सबसे ज़्यादा अगर ओजोन को हार्म करता है तो वो फ्री क्लोरीन करता है। अंडरस्टूड। अगर सबसे ज़्यादा ओजोन को कोई हार्म करता है और अगर ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है कि क्लोरीन एक फ्री स्टेट में है, ठीक है, एक सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, वो डिप्लीट कर रहा है ओजोन को। और ये किससे होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट्स, ठीक है, जब CFC पे पड़ती है। फाइन, तो द क्लोरीन वैसे कोई इतना ज़्यादा हार्म नहीं करता, बट ओनली व्हेन इट इज़ विद दिस क्लाउड, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में है और अल्ट्रावायलेट रेज पे अल्ट्रावायलेट रेज उस पर अटैक करी, तब जाके वो इट इज़ बिकमिंग अ हार्म फॉर अस। नेक्स्ट इज consider the following statement. Under the Ramsar Convention, it is mandatory for the part of the government of India to protect and conserve all the wetlands in the territory of India. Second is the Wetland Conservation and Management Rules 2010 were framed by the government of India based on the recommendation of Ramsar Convention. And third is Wetland Conservation and Management Rules 2010 also encompasses the drainage area or the catchment region of the wetlands as determined by the government. ठीक है, रामसार हमें पता है ना, रामसार एक कन्वेंशन हुई थी 2002 में, ठीक है, इसको रामसार इज अ सिटी इन ईरान, और ये किसके लिए स्पेसिफिकली है कि हमें वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना है, वेटलैंड्स को प्रोटेक्शन के लिए, और इंटरनेशनली ऐसे एफर्ट्स लिए जाए। तो देखो इसका क्या मेन रीज़न है ना, कि अगर कोई भी किसी भी स्टेट को ज्वाइन कर रहा है, अगर उसने एक स्टेट को एक वेटलैंड अपने स्टेट में, इंडिया में, सपोज करो हमने इंडिया में कोई सा भी वेटलैंड बता दिया कि रामसार के अंदर प्रोटेक्टेड है, उसके बाद हम कितनी भी लिस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, पर अगर हमको रामसार को ज्वाइन करना है तो पहले हमें एक वेटलैंड तो उसके अंदर लिस्ट करना ही पड़ेगा। फाइन, अब ऐसा नहीं है कि जो हमने 2010 में वेटलैंड के लिए रूल्स फॉर्म करे थे, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स, वो रामसार कन्वेंशन के रिकमेंडेशंस पे बेस्ड नहीं है, ये हमारे खुद के, हमको अपने वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना है इसलिए हमने फॉर्म किए थे। तो सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो सेकंड हटा दो, तो A इज रॉन्ग, B इज रॉन्ग, C इज रॉन्ग, अब B इज रॉन्ग, तो C बचा, मतलब द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 ऑल्सो encompasses the drainage area and the catchment region of the wetlands as determined by the government। तो देखिए जो हम कह रहे हैं रूल्स 2010 वाले, तो उसमें जो ड्रेनेज एरिया होता है, देखिए ये अगर रिवर है, ये यहाँ से फ्लो कर रही है, तो इसके आसपास वाला एरिया और सारा कैचमेंट एरिया एंड द ड्रेनेज जो यहाँ से ये फ्लो कर रही है, दोनों को ही प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये ड्रेनेज एरिया और आसपास का जो इसका कैचमेंट एरिया है, सबको ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है अंडर द वेटलैंड्स। फाइन, और पहला ऑप्शन था कि इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स। ऑल वेटलैंड्स का ये नहीं है, ये रामसार कन्वेंशन में जो बताया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो ऐसा नहीं है कि हमको सारे वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना है, जिसको हमने इस वेटलैंड कन्वेंशन के अंदर प्रोटेक्ट करने के अंदर रखा गया है, उसी को हमें रामसार में रखा गया है, उसी को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो आंसर इज C, D, देन C इज 3 ओनली। फाइन, तो इसमें यही कहा गया है कि एटलीस्ट वन ऑफ द साइड ऑफ इट्स वेटलैंड टू द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में होनी चाहिए, उसके बाद हम और साइट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, पर पहले उसमें हमें एक साइट तो रखनी चाहिए, ठीक है। और एवरी वेटलैंड बिकम्स अ रामसार, एवरी वेटलैंड वाज नॉट अ पार्ट ऑफ रामसार, ठीक है, ओनली दोज व्हिच इज लिस्टेड विल बिकम द पार्ट ऑफ इट। और इसमें ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट एरिया, मतलब ये हमारा ड्रेनेज एरिया है जहाँ से ये फ्लो कर रही है रिवर, और आसपास वाला एरिया अलॉन्ग विद इट इज कैचमेंट एरिया, तो दोनों को ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसॉल इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर। तो देखिए ऐसे क्यों कहा जा रहा है कि यूज़ ऑफ साइरोक्लाइस टेक्निक, जो साइरस क्लाउड्स होते हैं ना, साइरस क्लाउड्स पता है ना, जो ऐसे अगर हम ऊपर कभी भी देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, स्काई की तरफ देखते हैं, तो हमें ऐसे हेयर टाइप क्लाउड्स दिखते हैं,
ठीक है, ऐसे हेयर टाइप ऐसे मूव करते हुए क्लाउड्स दिखते हैं, ये होते हैं साइरस क्लाउड्स, ये होते हैं साइरस क्लाउड्स। और जनरली अगर हम सी लेवल से देखें तो 5000 से 13000 किलोमीटर तक, सॉरी किलोमीटर नहीं, 5000 से 13000 मीटर से ऊपर सी लेवल से ऊपर ये साइरस क्लाउड्स मिलते हैं। और ये लाइक हेयर होते हैं, हेयर जैसे लगते हैं हमको, ठीक है। तो ये पूछा गया है इसमें कि यूज ऑफ साइरस क्लाउड्स थिनिंग टेक्निक एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये क्यों सजेस्ट किया जाता है। पहला ऑप्शन है क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल रेन्स इन सम रीजन, सेकंड इज रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, थर्ड इज रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड्स ऑन द अर्थ एंड फोर्थ इज रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। देखिए ये जो मैं बताऊँ साइरस क्लाउड्स होता है ना, साइरस क्लाउड्स होते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, क्यों, बिकॉज देखते हैं these cirrus clouds जो होते हैं do not reflect a lot of solar radiation back into the space। तो जैसे ये क्लाउड्स जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं, ये जो क्लाउड्स होते हैं ना वापस से जो सोलर रेडिएशन, पहले तो अर्थ के अंदर सोलर रेडिएशन एंटर करती है, अब कुछ रेडिएशन बाहर भी वापस जानी होती है स्पेस में, तो ये जो साइरस क्लाउड्स हैं जैसे ये हेयर लाइक क्लाउड्स हैं ये उस रेडिएशन को बाहर जाने नहीं देते, तो वो रेडिएशन क्या हो गई अर्थ के अंदर ही कैप्चर हो गई। इसके कारण जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इज इंक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट विल बी देयर, दैट इज ग्रीन हाउस बहुत एयर का अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। फाइन, तो दैट इज देयर कि ये इसका रीज़न यही है। तो आंसर इज डी, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। Next is consider the following statement. As per law, the compensatory afforestation fund management and planning authority exists at both national and state level. People's participation is mandatory in the compensatory afforestation program carried out under the compensatory afforestation fund 2016। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो अगर ये कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्टेड बोथ द नेशनल व स्टेट लेवल, यस, ये जो अथॉरिटी होती है जो कॉम्पनसेटरी फंड अफॉरेस्टेशन फंड है और अथॉरिटी है दोनों ही नेशनल और स्टेट लेवल पे होती है। तो नेशनल लेवल पे मॉनिटर करने के लिए ये प्लानिंग अथॉरिटी नेशनल लेवल पे है और यहाँ पे एक फंड भी क्रिएट किया जा रहा है, और स्टेट लेवल पे भी ऐसी अथॉरिटी है जो कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन की तरफ ध्यान देती है, तो वो स्टेट लेवल पे है और साथ ही साथ उसका फंड भी वहाँ पे है, ठीक है। और इसका अगर कहें कि पीपल का पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन दिस, नहीं, एक मैंडेटरी नहीं होता, पीपल का पार्टिसिपेशन इस फंड में इस प्रोग्राम में मैंडेटरी नहीं है। इसके बारे में और भी जानते हैं। देखिए ये जो अथॉरिटी है ये एक तो सेंट्रल लेवल पे नेशनल और एक स्टेट लेवल पे, ये फंड भी इस सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल में इसका मनी, इस मनी कहाँ पे स्टोर होता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और स्टेट लेवल पे पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट पे होता है, ठीक है। और किस चीज़ के लिए मनी मिलता है, कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट के लिए और अदर स्पेसिफिक फॉरेस्ट। देखिए अगर आप सपोज करो कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे हो और आपने वहाँ पे फॉरेस्ट को काट दिया, ठीक है, फॉरेस्ट को वहाँ से हटाया, तो आपको उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ मनी एज ए फॉर्म ऑफ फंड डिपॉजिट करना पड़ेगा इन दिस नेशनल कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड में, क्योंकि आपने फॉरेस्ट को काटा है, उसके रिटर्न में आपको मनी डालना पड़ेगा। और जो आपने मनी इस फंड में डाला है नेशनल पे या स्टेट में जिसमें भी डाला है, उसके रिटर्न में गवर्नमेंट क्या करेगी, नए फॉरेस्ट लगाएगी, गवर्नमेंट नया फॉरेस्ट लगाएगी, ट्रीज करेगी, ठीक है। तो इसलिए ये होता है। पर अगर देखिए इसका जो फंड होता है ना, जो हमने फंड डाला उसका 10% तो जाएगा फंड नेशनल फंड में और उसका 90% जो अमाउंट जाएगा वो स्टेट फंड में जाएगा, फाइन। और ये अमाउंट किस लिए यूज़ किया जाएगा, टू कंपनसेट, बिकॉज हमने कोई फॉरेस्ट कवर का लॉस किया है। सेकेंडली ये इसलिए भी यूज कर सकते हैं कि हमको फॉरेस्ट को वापस उगाना है। तीसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए भी कर सकते हैं और कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए भी ये मनी यूज़ हो सकता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जिसमें आएगा कि नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड किस लिए यूज़ कर सकता है, तो आप जनरली क्या करेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हटा देंगे। आप सोचेंगे बस फॉरेस्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए ये किया जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दोनों के लिए ही ये किया भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द रीसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं हैव द राइट टू fell the bamboos grown on the forest area. Second is scheduled tribes and other traditional forest dwellers, recognition of Forest Right Act 2006, bamboo is a minor forest product.
Third is the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Rights Act 2006 allow ownership of minor forest produce to forest dwellers. ठीक है, अब देखिए ये जो अमेंडमेंट किया गया है फॉर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, इसमें जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनको बेम्बू को भी अब यूसेज करना अलाउ कर दिया जा रहा है, उनको अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पहले क्या था ना, बेम्बू इज नॉट कंसिडर्ड अंडर द ट्री, तो अब उसको अलाउ कर दिया है फॉरेस्ट ड्वेलर जो आसपास में जो शेड्यूल जो भी ट्राइबल पीपल होते हैं दे कैन यूज दैट। सेकेंडली इट इज़ अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ओके। एंड थर्ड इज कि अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो अब इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 1, 2, 3। Next is in India the extended producer responsibility was introduced and as an important feature in which of the following। देखिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं अभी हम क्या सपोज करो हमें कोई नया मोबाइल फ़ोन लेना है, सेल फ़ोन लेना है, तो हम क्या करते हैं ना अपना प्रोडक्ट एक्सचेंज में दे देते हैं पुराना फ़ोन और हम नया फ़ोन ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बदले में हमें some मनी ऑल्सो वी गेट। सपोज करो कंपनी ने हमको किसी भी फ़ोन के लिए लेने के लिए 2000, 3000, 4000 एज अ फॉर्म ऑफ रिटर्न एज अ फॉर्म मिलता है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अभी हमने ये भी देखा है कि जब प्लास्टिक बैग्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स का भी हमने प्लास्टिक बैग्स देखिए कि काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक का बैग्स एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, तो इन पे क्या लगाया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जितना आप वेस्टेज कर रहे हैं उसकी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है कि आप उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करो, रिसाइकिल करो, पर एनवायरनमेंट में आप इतना आसानी से उसको छोड़ नहीं सकते। तो ये होता है प्रोड्यूसर जो उसको बना रहा है, उसकी बस बनाने तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये कॉन्सेप्ट है कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि जो भी उसने मैन्युफैक्चर किया है उसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट नहीं हो, तो आफ्टर यूसेज भी उसका प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कि ये हमें कहाँ पे सुनने को मिलता है, बायोमेडिकल वेस्ट में सुनने को मिलता है, नो। प्लास्टिक रिसाइकिल में, थर्ड इज ई वेस्ट में, एंड फोर्थ इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। देखिए ये ई वेस्ट के लिए जनरली है, सपोज करो कोई बैटरीज होती हैं या कंप्यूटर की कोई वेस्ट पार्ट्स होते हैं जो अभी यूज़ नहीं आ रहे, तो उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर। तो इट इज आंसर इज सी। तो एक बार इस लॉ को भी देख लेते हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011। ठीक है, ये हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने रिलीज़ की थी। इसमें अभी रिसेंटली जो CFC के हम बल्ब्स यूज़ करते हैं ना उनको भी ऐड किया गया है और अदर लैम्प्स को भी इंक्लूड किया गया है। इनको भी प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना अगर इनको हमने प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं किया, इसको अगर हमने प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं किया, सही से अगर इसका ब्रेक डाउन नहीं किया इनके कंपोनेंट्स को, तो ये एनवायरनमेंट में जाके बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा रेडिएशन रिलीज़ करते हैं और साथ ही साथ जो आसपास वाले लोग होते हैं उनको काफ़ी हार्म भी हो जाता है उनकी हेल्थ को। फाइन, तो द मिनिस्टर सेड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द रूल्स विल ब्रिंग प्रोड्यूसर अंडर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद इट्स टारगेट। फाइन, next question is the partnership for action on green economy, a UN mechanism to assist countries transition toward greener and more inclusive economy। ठीक है, तो इसका मेन नेम क्या है, ये जो पेज है, पेज मतलब पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, इसका मेन नेम क्या है कि जो इकोनॉमीज हो वो मोर ग्रीन और ग्रीनर तरीके से काम करे, मतलब सस्टेनेबल तरीके से काम करे, एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज हो और सारी कम्युनिटीज़ का, जो एक इकोनॉमी में सारी कम्युनिटीज़ हैं उनका सबका ही डेवलपमेंट हो। तो ये इसका कब ये बनी थी, इसका फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002, सेकेंड ऑप्शन इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012, थर्ड इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2015 एंड नेक्स्ट इन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2016। तो देखिए ये जो 2012 में जो कन्वेंशन हुई थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम रियो समिट भी कहते हैं, उसके बाद ये रिजल्टेंट था कि हमने पेज का कॉन्स्टिट्यूशन किया था बाय द UN। पेज इज पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये 2013 में इसका फॉर्मुलेशन हुआ था और इसका ओरिजिनल कहाँ से हुआ था, 2012 की रियो समिट।
एक बार इसको देख लेते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2013 एज अ रिस्पॉन्स टू कॉल एट रियो +20। रियो पता है ना 1992 में जो रियो समिट हुई थी, तो उसके 20 साल बाद रियो प्लस समिट हुई थी, ठीक है, 2012 में, टू सपोर्ट दोज कंट्रीज wishing to embark greener and more inclusive growth trajectories, to assist interested countries in developing, adopting and implementing inclusive green economy। और इसकी 5 एजेंसीज है, यूएन की 5 एजेंसी इसकी कन्वेनिंग एजेंसीज है। तो देखो, एक तो ILO है, ठीक है, इकोनॉमी की बात हो रही है तो लेबर का पार्टिसिपेशन, एनवायरमेंट की बात है तो UNEP, साथ ही साथ इंडस्ट्री भी आएगी, ग्रीन इकोनॉमी करनी है, ठीक है, तो इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट, तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, एंड लास्ट इज UNDP, ठीक है। इसका एम क्या है पेज का, कि हमें ग्रीनर और इंक्लूसिव इकोनॉमी चाहिए, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, रियो प्लस में, ठीक है, और इसका रियो प्लस में इसका ओरिजिन हुआ था, और फॉर्मेशन इसका 2013 में नेक्स्ट ईयर हो गया था। फाइन, तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, पर आपको जितना समझ में आया, जैसे कल मैंने आपको बोला था AQI वाली गैसेस जिसको मेजर करते हैं वो याद रखना। आज मैंने आपको ग्रीन हाउस गैसेस के लिए बताया कि आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसेस है। आज हमने ये भी पढ़ा था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि वो किस तरीके से एंटार्क्टिक में ओजोन डिप्लीकेशन कर रही है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि काफ़ी सारी गैसेस के बारे में पढ़ा कि कौन से कॉम्पोजिशन से, ठीक है, कौन सी गैस रिलीज होती है। हमने पढ़ा था कि स्टील के मैन्युफैक्चर में कौन सी गैस रिलीज हो रही है जो हार्म कर रही है कोल के से, कहाँ कोल सिक्वेस्ट्रेशन कहाँ पे होता है। ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होगी और आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हुए होंगे। तो अगर आप हमसे कार्टोग्राफी IAS से जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन ट्विटर, Instagram, Facebook, YouTube, and also you can, if you want to purchase a UPPCS 60 days crash course, or you want to buy UPSC study notes, so you can contact on this number and you can click on the link in the description box. Thank you for watching and have a nice day.